So, good morning, sir. I'm Ritesh. I look after the international department at now, I have been told that probably you're looking for your ward who's in the sector 45, and he's most probably going to take up PCM next year, chemistry labs, right? He's looking forward to get into engineering later on, which probably might be in United States. Uh, so that is what I have been told. Am I correct, sir? Yes, sir. So basically, we are looking for two things: United States oblique Canada. Okay. Fine. So please, sir, tell me, I mean, how can I help you? I know that the ward here has got 97% in class 9, if I'm not wrong. Right. Yeah. Yeah. Yes. So whatever questions both of you have, ma'am, please go ahead. I'll keep on answering as you keep on asking. So first thing is this, that we are very naive in this. So we have just decided that we want to pursue it. I mean, we have little less knowledge regarding this. We just know a basic की SAT देना है, portfolio बनाना है और जाना है. But इसके ऊपर हमें मालूम नहीं है कहाँ से करना है, ये भी मालूम नहीं है. So this is the thing first. So I'll give you a brief understanding of how things will happen. एंड थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा. हालांकि ये समझने में सर मैम इसको काफी टाइम लगता है. इट्स अ very complex scenario. When you look at US admissions, it is the toughest and the most complex scenario in the entire world. इससे ज्यादा complex कुछ होता ही नहीं. ठीक है. Vipul sir, can you hear me? Yes, sir. I'm there. Okay. So first thing that you have to understand, देखिए US में ना कुछ groups of institutions होते हैं. जैसे जो सबसे कवेटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसको हम बोलते हैं आईवी लीग्स. ओके. तो देयर आर 8 आईवी लीग्स. इसके अलावा कुछ अदर ग्रुप्स हैं जैसे कि यूटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास. ठीक है. उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया के 9 कैंपसेस हैं. उसके बाद आता है इलिनॉय, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, उसके 6 कैंपसेस हैं. ठीक है. तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस भी है. अब ये फैसला कैसे किया जाए कि हम कहाँ जा सकते हैं. ये कई सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे इजी पैरामीटर है अ वेबसाइट कॉल्ड topuniversities.com. आपका जब भी मन करे आप कभी भी इस वेबसाइट पर जाएं और जाकर के आप अपनी सब्जेक्ट चॉइस बताएं, यानी कि आप क्या पढ़ना चाहते हो. लेट्स से कंप्यूटर साइंस है, लेट्स से मैकेनिकल है, जो भी आप चाहे आप वो टाइप कर दीजिए और आप एंटर बटन जैसे ही दबाएंगे you will be getting a list of 500 institutions based all around the world, and they are symmetrically arranged in terms of their ranking. आप हर एक यूनिवर्सिटी को क्लिक करके उसकी QS रैंकिंग, जो कंपनी इसको ओन करती है उसको बोलते हैं QS, तो वो एक रैंकिंग देते हैं जो यूनिवर्सिटी की होती है, और एक और रैंकिंग देते हैं जो सब्जेक्ट वाइज होती है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वाइज उस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है. ठीक है. आमतौर पर देखिए किसी भी पेरेंट का, किसी भी स्टूडेंट का यही मन हो सकता है कि जो रैंक 1 है मैं तो वहां जाऊंगा या रैंक 2 में जाऊंगा मैक्सिमम. राइट. पॉसिबिलिटीज आर वेरी रेयर इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ रैंक 1 और रैंक 2. के कारण 2-3 है. पहली बात, रैंक 1 पे जो कॉलेज होगा, जो यूनिवर्सिटी होगी, वो होगी MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. देखिए मैसाचुसेट्स का प्रॉब्लम ये है कि उसका जो एक्सेप्टेंस रेट है, यानी कि अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो करीबन 5 ही बच्चे होंगे जिनको एडमिट मिलेगा. तो हम पूरी तरह से उस पर भरोसा तो नहीं कर सकते. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो फीस है वो करीबन 55 लाख रुपीस इन इंडियन करेंसी है पर ईयर. ये सिर्फ ट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं. अगर लिविंग कॉस्ट की बात करेंगे तो करीबन 12 से 15 लाख के बीच में आपकी लिविंग कॉस्ट आएगी एक साल की. तो 55 plus 15, that means round about 70 lakhs is what you're looking at, right? Vipul sir, are you there? Yeah. Yes, sir. Okay. So I'm there. हाँ, बीच बीच में फ्रीज हो रहा है.
सो 70 लाख रुपया इंटू 4 years आपको करना है, तो दैट मीन्स 2.8 करोड़। ठीक है, अब देखिए हर किसी के लिए फिजिबल नहीं होता है, अंडरस्टूड। तो आपको अपनी कॉस्ट भी देखनी है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी देखनी है सब्जेक्ट वाइज, प्लस आपको देखना है उस यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है। लोकेशन यूएस में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोकेशन पर हो सकता है कि इंजीनियरिंग जॉब्स उतने अच्छे नहीं हो। जैसे आप जानते होंगे एक प्लेस है वहां पर मैरीलैंड, तो मैरीलैंड इज अ हाउस टू माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो मैरीलैंड में ही एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, नेक्स्ट डोर नेबर टू माइक्रोसॉफ्ट, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड टू स्टडी कंप्यूटर साइंस। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, दैट्स इन मिशिगन। ठीक है, तो न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, मिशिगन, कनेक्टिकट, अपना पेन स्टेट, ये कुछ एरियाज हैं जो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूयॉर्क देख रहे हैं, उसके 40 किलोमीटर के रेडियस में जितने शहर आएंगे, ठीक है, वो सारे हमारे लिए परफेक्ट है, जिसमें कि बॉस्टन भी आएगा, फिलाडेल्फिया भी आएगा, और भी कई सारे और शहर आएंगे, है ना। तो शिकागो भी पास में, ऐसी बहुत कोई दूरी नहीं। तो ये चीज देख करके आपको डिसाइड करना होता है। पहली बात, ये तो हमने देखा यूनिवर्सिटी के साइड से एज अ स्टूडेंट। अब हमको देखना पड़ेगा फ्रॉम द जजमेंट फैक्टर, जब वो जज करेंगे हमारे बच्चे को, तो हमारे स्कोर्स 9th से लेकर 12th तक के लेके जाएंगे अकेडमी, प्लस हमको कुछ एग्जाम्स लिखने पड़ेंगे, जैसे कि एसएटी या एसीटी, दोनों में से कोई एक। एक और एग्जाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, आमतौर पे बच्चे नहीं लिखते, लेकिन अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज कॉल्ड एडवांस प्लेसमेंट्स, एपीस। ठीक है, एपी कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनको हम खास इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे करिकुलम और उनके करिकुलम में काफी फैक्टोरल डिफरेंस है। तो हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके वहां जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी सब्जेक्ट एक्यूमेंट को प्रूव कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एसीटी हो, आपका एसीटी सैट एपी, ये 2 एग्जाम्स हो गए। इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसी भी कंट्री में जाने के लिए देना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी आईएलटीएस और टोएफल। तो चूंकि स्टूडेंट अभी 10th में है, आपके पास कुल मिलाकर अभी 1.5 साल का वक्त है जिसमें आप ये सारे कार्यक्रम खत्म कर सकते हैं। इस साल एसएटी का एग्जाम कंट्री में 7 बार होने वाला है, और पहली बार एसएटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एज अ पेरेंट यू शुड नो दैट एसएटी विल नाउ चेंज, एंड द चेंज इज वेरी वेरी ह्यूज। आज तक एसएटी कैसे होता था कि कंप्यूटर स्क्रीन खुलता था, एक सेक्शन खुलता था, उसमें टाइम्ड होता था, सेक्शन कंप्लीट करते ही दूसरे सेक्शन में जा सकते। अब ये होगा कि पहला सेक्शन जब आप कंप्लीट करेंगे, उसका सक्सेस रेशियो देख करके सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल तय होगा। सो सेक्शनल अडैप्टिव टेस्ट बोलते हैं आप इसको। तो ये काफी बड़ा चेंज है, इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। इंडिया में कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं होता जो सेक्शनल अडैप्टिव होता है, राइट। ठीक है। तो अगर आप जीमैट के बारे में जानते हैं, तो जीमैट भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अडैप्टिव होता है, हाँ, एंड जीमैट आप सेक्शन बाय सेक्शन अडैप्टिव। या एसीटी जो दूसरा टेस्ट है, वो ज्यादा अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि एसीटी में साइंस का पोर्शन आता है, सैट में सिर्फ मैथ और इंग्लिश आता है, एसीटी में मैथ्स, इंग्लिश और साइंस भी आता है। तो जिस बच्चे का साइंस पर होल्ड अच्छा है, तो वो एक सेक्शन में तो आराम से निकल ही जाएगा, मैथ्स भी निकाल ही लेगा। सिर्फ जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो उसके लिए ट्रिकी होगा। ये तो हो गई एग्जाम्स वाली चीजें। अब बाकी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि मेरे ओवरऑल तो 3 साल के अंदर 9th to 12th कितने अचीवमेंट्स हैं, right? और ये अचीवमेंट्स मैं सिर्फ सर्टिफिकेट्स, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं रैंक होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मेडल्स की बात कर रहा हूँ, यू नो, रिवॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिवॉर्ड्स हमारे पास काफी सारे होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटीज ना उन लोगों को पसंद नहीं करती जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनको वो वाले लोग चाहिए
जो आगे चलकर दुनिया के बड़े कंट्रीब्यूटर्स में तब्दील होंगे, राइट? Yes, sir. So we will have to show that kind of a spark inside the child. Okay? So consistent community service is probably the biggest thing that you can do. Okay. सेकेंड थिंग, आपका सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसका इंटरेस्ट डेवलप होने की एक स्टोरी होनी चाहिए आपके पास। वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता गया और किस पर्टिकुलर एरिया में आप फोकस्ड हो। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है और कंप्यूटर साइंस में वो तरह तरह के प्रोजेक्ट्स करते करते वो रियलाइज करता है, यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कमाल की चीज है, मैं यहाँ पर अपना दिमाग लगाना चाहता हूँ। दैट जर्नी हैज टू बी प्रूवन टू द यूनिवर्स। Okay. कुछ लोग ये जर्नी कंप्लीट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग कर पाते हैं ना, वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन। तो दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अमेरिकन गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज लुकिंग फॉर रिसर्चर्स। ठीक है, अर्ली एज रिसर्चर्स बोलते हैं हम, यानी कि जो स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से रिसर्च में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसे लोगों को वो असेट्स मांग। यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद वहां पर बहुत जल्दी आपको स्टे बैक वीजा मिल जाता है, आपको जॉब्स मिल जाते हैं अगर आप रिसर्च में इन्वॉल्व, राइट? तो रिसर्च की कैपेसिटी हमको दिखानी पड़ेगी, ये तीसरी चीज होगी। और इसके अलावा तमाम कॉम्पिटिशन्स जो साइंस के लिए होते हैं वर्ल्ड ओवर या इंडिया वाइड, जैसे नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स भी मैटर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट से किसी बच्चे ने NSTSC का एग्जाम दिया, या किसी ने लेट से कोई ओलंपियाड दिया जो इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल है, और उसमें उसके अच्छे रैंक्स आ गए, अपने स्कूल में, अपने स्टेट वाइज अच्छे रैंक्स आ गए, ये बहुत अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। तो योर मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इनकी परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपका एकेडमिक कंसिस्टेंसी या एक्सेलरेटेड अप्रोच, यानी कि लेट से मेरे 10th में 97 आए, 11th में मेरे 98 आ गए, ठीक है, ऐसे करके कुछ, मतलब एक्सेलरेटेड अप्रोच। ऑब्वियसली 97 के बाद ज्यादा स्कोप बचता नहीं है, तो हमारे को सिर्फ ये करना है कि फॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 11th में आपको पता है TPS 45 में मार्क्स आना बहुत मुश्किल है। वहां का 11th का फाइनल और 12th की हाफ ईयरली बहुत मुश्किल है वहां से मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट केस दैट आई एम डूइंग फ्रॉम TPS 45। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल whom we have faced, and one of them was Sargun Singh Bhatti, obviously. And if you look at Sargun's performance over the years, it has been prolific. In 9th, 10th, 11th बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, एंड 12th scores were also very nice. एक लकी चांस ये था कि उस साल सैट वाज नॉट मैंडेटरी, तो हमारे लिए सैट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब जब आप अप्लाई करेंगे सैट विल बी मोर और लेस मैंडेट। तो ये चीजें हैं। कनाडा के लिए For भी Canada as well. सर, कनाडा के लिए भी आप SAT का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और US के लिए भी कर सकते हैं, दोनों जगहों के लिए कर सकते हैं। इंडिया में भी आजकल कई जगहों पे SAT लिया जाता है। सो इन 3 कंट्रीज में SAT जरूरत होता है, बाकी दुनिया में कहीं। तो मेजरली अकेड्स, social work, research, achievements in terms of subjects, and if you can do some kind of a unique project. Just example दे रहा हूँ. There is a fellow in Madhya Pradesh now who's designed something called a steam cart. A steam cart. Now, what is a steam cart? सर, आपके आसपास कई वो बैठते ना, धोबी बैठते हैं जो आयरनिंग करते हैं, है ना, तो आप देखते होंगे वो काफी सारा कोयले का यूज करते हैं। कोयला तो फॉसिल फ्यूल है, इससे दुनिया में पोल्यूशन होता है, उस आदमी की सेहत भी खराब होती है। तो इस बच्चे ने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उसने सोलर पैनल वाली एक कार्ट बनाई, जिस कार्ट को हैंड से पुल करके आप डोर टू डोर लेके जा सकते हो, और उसकी मदद से स्टीम आयरन भी हो जाएगा। सो इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट एंड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू आवर सोसाइटी बैक इन इंडिया, Yes. राइट? तो ऐसे ही किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन अगर बच्चा निकाल सकता है, जैसे कि पिछले साल हमारे एक स्टूडेंट ने AC से निकलने वाले पानी का रेस्टोरेशन कर दिया, कि उसको रीयूज कैसे करें। ये एक उसका बहुत मेजर प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट कई जगह पब्लिश भी हुआ। तो उसको
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया विद सम स्कॉलरशिप, राइट? Yeah. ऐसी ही कुछ चीजें अगर हम करते हुए चले, then probably we can look at a top-notch university with probably some kind of scholarship also. Right. तो यूएस में आप एक चीज याद रखिएगा, एजुकेशन फर्स्ट अप जब आप देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल अनअफोर्डेबल है, लेकिन आपको ना थोड़ा गहराई में जाकर देखना है, क्या वो यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल एड देती है, क्या वो यूनिवर्सिटी कोई मेरिट स्कॉलरशिप देती है, या क्या वो यूनिवर्सिटी कोई दूसरी तरह का प्राइवेट स्कॉलरशिप देती है। तो आप देखोगे लगभग 70% यूनिवर्सिटीज के पास कुछ ना कुछ तो है। Okay. और मेरिट स्कॉलरशिप से मेरा मतलब ये नहीं है कि एड्स के नंबर से ही मेरिट स्कॉलरशिप आएगा, जी नहीं। मेरिट किसी भी चीज का हो सकता है, कोई भी टैलेंट जिसको आप परस्यू कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली आप एक्सेल कर रहे हो, उसको वो मेरिट काउंट करते हैं। तो ऐसे वहां पर 8 ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो टोटल 100% यानी कि फुल राइड स्कॉलरशिप, और कुछ 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि नीड ब्लाइंड स्कॉलरशिप्स, नीड ब्लाइंड फाइनेंशियल एड, यानी कि वो ये नहीं देखते कि आप कहाँ से आए हो, आपकी फैमिली इनकम क्या है, ये सब कोई चीजें वो चेक ही नहीं करते। वो बस ये देखते हैं कि आप एडमिट होने के लायक हो या नहीं। अगर एडमिट होने के लायक हो तो पहले एडमिशन लेटर देंगे, उसके बाद वो पूछेंगे कि आपकी फैमिली कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है टुवर्ड्स द ट्यूशन फी। आपके इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, असेट्स देखेंगे, देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे चलो ये फैमिली $10,000 दे सकती है, चलो $80,000 यूनिवर्सिटी को देना है, यूनिवर्सिटी देगी। सो दीज यूनिवर्सिटीज आर नोन एज नीड ब्लाइंड। तो नीड ब्लाइंड में आते हैं जैसे ब्राउन यूनिवर्सिटी हो गई, MIT हो गई, ठीक है, हार्वर्ड हो गई, ये सब नीड ब्लाइंड है। और जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी हो गई, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो गई, कॉर्नेल में टाटा ट्रस्ट का एंडाउमेंट है। तो अगर कॉर्नेल का लेटर आता है तो आपको सिर्फ टाटा ट्रस्ट को लेटर लिखना है कि हमें कॉर्नेल से ऑफर आया है और हम आपकी फाइनेंशियल एड का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आपकी Okay. इनकम स्टेटमेंट मांगी जाएगी, जज करेंगे आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, रिमेनिंग फीस टाटा ट्रस्ट पे करेगा, ठीक है। तो हर साल करीबन 25 स्टूडेंट्स को इंडिया से टाटा ट्रस्ट का ये एंडोमेंट स्कीम का बेनिफिट मिलता है। ऐसे और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं वहां पर जिनका आप Okay. फायदा उठा सकते हैं। तो एज अ कंपनी Hmm. हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हम एज कंसल्टेंट्स, एज गाइडेंट्स, हम आपको गाइड करते चलेंगे कि अब हमें कौन सा स्टेप लेना है, कैलेंडर क्या फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी की रिसर्च हम करेंगे, आपको हम शीट बनाकर देंगे, आप उस शीट से यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे, हमारे साथ आप डिबेट करेंगे कि कैसे आपने शॉर्टलिस्ट किया, के बाद उसकी पूरी प्रोसेसिंग, ठीक है, वो हम करेंगे। बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एसेस को लिखेगा। तो एसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखवाए जाते हैं, वो एसेस उसको लिखना है, और उन एसेस को ब्यूटिफाई करना, उसको पैराफ्रेजिंग करना, एडिटिंग करना, ये हमारा काम होता है। Okay. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैलेंडर कैसा होगा आपका। देखिए अभी आप बैठे हैं क्लास 10th में, तो Yeah. क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, मार्च तक आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, है ना। Hmm. अप्रैल से शुरू होता है आपकी 11th की जर्नी 2023 में, ओके। तो 2024 के अगस्त के महीने में यूएस अपनी एप्लीकेशन की विंडो पहली बार खोलता है, Hmm. और उसको हम बोलते हैं अर्ली एप्लीकेशन साइकिल। ये साइकिल Fine. चलता है अगस्त से नवंबर तक, नवंबर 1 को ये खत्म हो जाता है, ठीक है? तो कहना चाहिए अगस्त से अक्टूबर 31 तक। Hmm. इस पीरियड में आप कुछ यूनिवर्सिटीज अप्लाई करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज इसके बाद वाले पीरियड में यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में भी आप अप्लाई करेंगे। Okay. कुल मिलाकर के आमतौर पे लोग 5 यूनिवर्सिटी से लेकर के 10 यूनिवर्सिटी के बीच में अप्लाई करते हैं। मैंने सरगुन के लिए 10 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करी थी। मतलब सरगुन के केस में तो बहुत अच्छा था कि उसने पहले प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया हमारे पास, हमने पहले उसकी 1 साल प्रोफाइलिंग करी, फिर उन्होंने बोला कि एप्लीकेशंस भी आप ही कर दो। फिर उसने बोला कि सर 6-5 एप्लीकेशंस नहीं करूंगा, मैं कम से कम 10 एप्लीकेशंस करूंगा क्योंकि मेरे को कनाडा भी करना है। Hmm. तो फिर हमने 10 एप्लीकेशंस भी करवाई उसकी, ठीक है। सो आज सरगुन कनाडा जा रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट, दैट इज हाउ। तो उसके पास दोनों यूनिवर्सिटीज की
एडमिट्स थे, यूएस यूनिवर्सिटीज की भी थी, कनाडा की भी थी, और इवन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के एडमिट, Okay. 3 तरह के यूनिवर्सिटीज के एडमिट थे। इतनी ही बैकलॉगिंग आपको भी करनी है, तो 5 से 10 यूनिवर्सिटी जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि देखिए जब आप अप्लाई करते हैं तो पर यूनिवर्सिटी खर्चा भी होता है, करीबन Yeah. $75 से $120 के बीच में एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी होती है। आप उस हिसाब से अपना Okay. बजटिंग कर लेंगे। हर यूनिवर्सिटी की जो फीस हम आपको बताएंगे, वो फीस 5 to 10% हर साल इंक्रीज होगी। Yeah. वो भी इंक्रीमेंटल कैलकुलेशन आप करेंगे, प्लस आप इन्फ्लेशन को देखते हुए डॉलर रेट्स को समझेंगे, राइट? तब जाकर आपकी बजटिंग। Yeah. वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं कि वीजा प्रोसेसिंग जब हम करेंगे, अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर हम अगस्त में अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा जो एडमिशन लेटर है वो आ Yeah. जाएगा जनवरी से फरवरी के बीच में, Yes, sir. और हमारा मार्च में है। जनवरी में हमारे पास ऑफर लेटर, कंफर्म्ड ऑफर लेटर हमारे पास पड़ा है। Yeah. इसी स्टेज में कनाडा जो ऑफर देगी वो कंडीशनल ऑफर होगा। Okay. तो वो बोलेंगे कि बोर्ड में आपको इतना परसेंटेज ओवरऑल और मैथ में इतना स्कोर ओवरऑल लेकर आना है। तो ये 2 डिफरेंसेस है दोनों कंट्रीज में। जब आपका कंफर्म्ड ऑफर लेटर आ गया है, आपका बोर्ड रिजल्ट आ चुका है, फिर आप अपनी वीजा फाइल करें। Yeah. आपको एक चीज याद रखनी है सर, कि जनवरी से जून के बीच में किसी एक बैंक अकाउंट में आप 1 साल की ट्यूशन और 1 साल का लिविंग डाल के छोड़ देंगे उसे। Okay. जरूरी नहीं है कि कैश ही डालकर रखना है। अगर आपके पास एफडीज हैं भी चल जाएगा। फैमिली में जितने अर्निंग मेंबर्स हैं, सब अपनी इनकम पूल कर सकते हैं, ठीक है? इस ऐसे भी हो जाएगा, तो 5 अलग अलग बैंक अकाउंट से भी हो जाएगा, ठीक है? Okay. तो सेफेस्ट प्रोसेस होता है, वो होता है कैश अक्यूमुलेटेड इन वन बैंक अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। Okay. ये सबसे सेफेस्ट है, लेकिन Yeah. आई डोंट थिंक दिस इज द स्मार्टेस्ट, because blocking that huge amount of money, around about 35 to 40 lakhs for 6 months, does not make much sense. So there are other ways also. For example, pulling up equities can also be a way, but Okay. depends from situation to situation. So we have an visa expert in our place who will be guiding you from January onward regarding the planning of the visa. यूएस वीजा आप जानते हैं कि अपने आप में बहुत मुश्किल कहानी होती है। जैसे आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो तो द 2 साल वेटिंग पीरियड इज 500 3 days, साल है हाँ ना? 3 years ठीक है। तो स्टूडेंट वीजा इससे जल्दी मिलता है, लेकिन स्टूडेंट वीजा को वो वेरीफाई बहुत ज्यादा करते क्या हैं। वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप वापस आओगे या नहीं, हम्म, वापस आने के लिए आपके पास क्या है, व्हाट विल पुल यू बैक, दे डोंट वांट यू टू स्टे बैक देयर। हाँ So we'll have to be very candid in proving that we have definite interest in coming back and helping out. Okay? ओके हालांकि आना शायद कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन प्रूफ तो हमको यही करना होगा, ठीक है? ठीक है सर। तो वीजा प्रोसेसिंग भी एक चीज है, उसके भी अलग एसेस होते हैं। तो एसेस आपको अगस्त में लिखने हैं, जुलाई से लिखना है। पहला ऐसे जो होता है वो होता है कॉमन ऐप, जो कि पोर्टल होता है जिसके थ्रू 3,500 यूनिवर्सिटीज हैं। कॉमन ऐप के 3 एसेस, वो सबमिट होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर हर एक यूनिवर्सिटी जहां कॉमन ऐप ऐसे पहुंचा है, वो अपने अदर एसेस, सब्सिक्वेंट एसेस आपसे मांगेंगे या क्वेश्चंस पूछेंगे। उन क्वेश्चंस का हमको आंसर करना है। तो 2 लेवल पर आपने ऐसे लिख दिया। तीसरा हो सकता है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ना हो, उस केस में फिर से मैन्युअली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और चौथी बार आप एसेज लिखेंगे जब आप वीजा अप्लाई करेंगे। तो ये 4 बार 4 राउंड में आपको एसेज लिखने पड़ते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि यूएस में यूनिवर्सिटीज थोड़ी कम कीजिए, ताकि आपके पास स्कोप बचे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, क्योंकि बीच में प्री बोर्ड्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, तो उसके लिए भी पढ़ना होता है स्टूडेंट को। हाँ कैनेडियन एप्लीकेशंस उस मुकाबले काफी आसान है। कैनेडियन एप्लीकेशंस में आप देखिए, मेजरली ओंटारियो रीजन, वैंकूवर रीजन, ये 2 रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही यूएस के पास पड़ते हैं, ठीक है? ओपन डोर पॉलिसी है उनकी यूएस के साथ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी जो कि मॉन्ट्रियल में है, वो आप करो या ना करो, आई डोंट नो, बिकॉज वो फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है।
beginning. और यॉर्क यूनिवर्सिटी जो कि ओंटारियो रीजन में है, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी जो कि वैंकूवर में है, ये सारी यूनिवर्सिटीज उनकी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। सो टोरंटो का वर्ल्ड ओवर रैंक शायद 47 है इस वक्त। तो ये इस तरह की यूनिवर्सिटी, और उनके यहाँ कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दो बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। तीसरे लेवल पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन चीजें कनाडा में बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। एंड देयर आर गुड जॉब्स। 4 साल का कोर्स और आपको 3 साल का जॉब सर्च वीजा वहां पे मिल जाएगा, जिसके बाद आप जॉब ढूंढ सकते हो। 6 साल अगर आप 5 से 6 साल आप स्टे कर गए वहां पर इंक्लूसिव ऑफ योर स्टडी, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको परमानेंट रेसिडेंसी का वीजा दे देते हैं। पढ़ने का खर्च आप मानकर चलो, यूएस में आप 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में स्पेंड करेंगे विदाउट अ स्कॉलरशिप, और कनाडा में आप करीबन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास स्पेंड करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. So this is going to be your budget inclusive of your living cost. So that is how the journey is going to be. ये मैंने आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दी है। मैं जानता हूँ इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करना भी आसान नहीं है, बट ये है कि हमारा रोज का काम होता है, तो हम एक मतलब मंत्रोच्चारण की तरह हम बोले जाते हैं। Fine. So thanks for this detailed guidance. So most of the things, a few hints we had been getting from some friends, we might were reading about those things. So about all these things, see, academics, most of the time in India, we are focusing more on academics. So till now, so my son is focusing more on academics. Instead, unfortunately, अभी तक कोई researches, कोई community service या कोई अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं किया है जिसमें हम बोले कि हाँ लीडरशिप स्किल हम वो कर सके। तो हाउ आर वी गोइंग टू लुक इनटू दैट एंगल एंड व्हाट योर कंपनी इज गोइंग टू help in building those things? So basically till now there is nothing. So 9 and 10 okay, marks are there above 95% and we feel कि they be above. So इसमें कितना help मिल पाएगा so that we can finally say okay ठीक है, अब यूनिवर्सिटी यूएस वाले इतना कर रहे हैं तो फिर छोड़ ही देते हैं यूएस का, अगर उतना स्ट्रिक्ट है और हम नहीं कर पाएंगे अगले 1.5 साल में, क्योंकि अब हमारे से 1.5 साल है बिफोर अप्लाइंग इट। नहीं, देखिए इसमें क्या होता है तो कि मैं आपको एक मेंटोर दूंगा जो कि खुद एक इंजीनियर प्लस एक साइकोलॉजिस्ट। ओके। तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चे के साथ बैठकर डिस्कशंस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसको इंजीनियरिंग तो पसंद है, लेकिन इंजीनियरिंग में खास कौन सा एरिया पसंद है। ओके। और वो किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। ये जब हमें समझ में आ जाता है तब हम प्रोजेक्ट्स रोल आउट करना शुरू करते हैं। उसको हम स्टेप बाय स्टेप, वीक बाय वीक तोड़ देते हैं। आपको इस वीक में इतना काम करके लाना है, दैट्स ऑल। तो उसका इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो करीबन 7 से 8 घंटे का एक हफ्ते में होगा। तो जैसे ही वो टास्क कंप्लीट करेगा, चाहे वो हफ्ते में करे चाहे वो 10 दिन में करे, जैसे ही पहला लेवल टास्क कंप्लीट करता है वो सेकंड मीटिंग में बैठेगा, फिर आगे के प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे, आगे के स्टेप्स डिस्कस होंगे, फिर और नई चीजें वो करता है। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे एक मेंटोर के जरिए। दूसरा मेंटोर जो है वो रेगुलर बेसिस पे टच पे होगा, हर तीसरे दिन पे अपडेट्स लेने के लिए कि पहले मेंटोर के दिए हुए टास्क कितने कंप्लीट हुए, कहीं कोई बच्चे का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो रिपीट बात कराना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारा उसका काम है। प्लस डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि लेट्स से कोई कंपटीशन आ रहा है आईआईटी कानपुर का, तो इसके ऊपर टैब रखना, पता करना कि भैया कहाँ कौन सा कंपटीशन आ रहा है और वो मेरे किस बच्चे के लिए रेलिवेंट है, ये सेकंड मेंटोर का काम है। और वो उसको कॉन्स्टेंटली सप्लाई करता रहेगा कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। आप रजिस्टर करना चाहो तो कर सकते हो, हमेशा ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। ठीक है, बच्चा देखता है कि हाँ ये वाला कॉम्पिटिशन मुझे मजा आएगा, इसमें गेमिंग है या इसमें कोडिंग है या इसमें मैथ्स है, ये मुझे करना है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिशन्स हम स्पेशली रेकमेंड करते हैं, ये आपको करना ही चाहिए लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो वो हम स्पेशली आपको बता देते हैं कि ये वाला करवा ही लीजिएगा, काइंड ऑफ, वो आप कर लीजिए। इसके अलावा जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस,
तो वर्क एक्सपीरियंस हमारे यंग स्टूडेंट्स जो स्कूल में होते हैं, हमारी कंट्री के कल्चर के हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी हमने इसमें एक पाथ ब्रेकिंग प्रोसेस निकाला है, जिसमें हमारे एक स्टूडेंट ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है बाय डूइंग 18 internships in 30 days. Okay. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कई सारे बड़े कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को हम बच्चों के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और हम बच्चों से कहते हैं कि आप ये वाली इंटर्नशिप कर लें। वो इंटर्नशिप करने में से मैक्सिमम 5 या 6 दिन का वक्त लगेगा। okay? और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट बटन दबाएगा, इमीडिएटली उसका ई सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें उसे किसी ऑफिस में नहीं जाना, ना उसे कोई पेमेंट मिलेगी, ना उसको कोई पे करना है। और कंपनीज जो है वो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि ईए स्पोर्ट्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स हो गया। तो ऐसे कंपनीज से सर्टिफिकेशन हो जाता है। तो वर्कएक्स बहुत बड़ा डिफरेंशियल फैक्टर होता है बिटवीन इंडियन स्टूडेंट एंड हिज काउंटरपार्ट्स। दैट इज वन। सेकेंडली, जो उसका रिसर्च का काम है, प्रोजेक्ट के काम है, उसका सोशल वर्क है, ये सारी प्लानिंग करना हमारा काम है। स्टेप बाय स्टेप उसको समझाना हमारा काम है। एग्जीक्यूट तो उसे ही करना है। तो हम कैपेसिटी देखकर काम देते हैं। हमें समझ में आता है कौन सा बच्चा कितना कर पाएगा, उस हिसाब से हम काम देते हैं। और कभी कभी जब लगता है कि इसको पुल अप करना है तो हम वो भी करते हैं। कभी हमें लगता है कि बच्चा लेथार्जिक हो रहा है तो हम आपको भी बताते हैं। And we keep you in the loop. So there is a WhatsApp group that will involve all of us, even you, and all the communication that will happen through the WhatsApp group. Okay. In most of the meetings, you'll find sending you the recordings of it. लगभग हम 99% मीटिंग्स का रिकॉर्डिंग्स आपको भेजते हैं ताकि आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। और मंथ की एक मीटिंग हमेशा आपके साथ होगी। फर्स्ट मीटिंग आपके साथ होगी और मंथ की एक मीटिंग आपके साथ होगी हमेशा, ताकि आपको अपडेट दे सके इस महीने हमने क्या किया है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है और अगले महीने का प्लान क्या है। दिस इज हाउ द एंटायर वर्क। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, बहुत ही बेसिक सा है। अब जैसे ये 11th में अब सब्जेक्ट चूज करने की बात आई, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हो गए 4 सब्जेक्ट। 5वां सब्जेक्ट आता है, तो मैं मतलब जो हमें चॉइस मुझे दिख रही थी उसमें वो थी कंप्यूटर साइंस ओब्लिक बायो ओब्लिक इकोनॉमिक्स ओब्लिक पेंटिंग ओब्लिक फिजिकल एजुकेशन। सो व्हेन आई स्पोक विद माय सन की फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता, थोड़ा ही टाइम देना पड़ेगा, देन ही सेड कि नहीं वो यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट नहीं होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ही इज 110% करेक्ट। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बोला था, इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट दैट यू आर अप्लाइंग। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है यूनिवर्सिटी। कैसे प्रूव करोगे? अगर आपने अभी से शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया है कि आप फिजिकल एजुकेशन ले रहे हो कि एक सब्जेक्ट कम पढ़ना है, तो ये शॉर्टकट है। यूनिवर्सिटी इसको नेगेटिवली ट्रीट करती है। उसकी जगह आप सीबीएसई, जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि एक और पढ़ने वाला सब्जेक्ट मैं लूंगा, शायद वो कंप्यूटर साइंस होगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उसमें। That is a very positive effect in the minds of the university people. Okay. ओके एंड इसीलिए वो सर, कह रहा है। ठीक है, मतलब वैसे अभी मैं ये बात स्कूल में पूछूंगी, मतलब कैन बी मतलब कंप्यूटर साइंस ओब्लिक फ्रेंच भी कर सकते हैं कि नहीं? आई थिंक देखो, कंप्यूटर साइंस करना ज्यादा अच्छा रहेगा। या तो आप पर कंप्यूटर साइंस लो, या तो आप इकोनॉमिक्स लो, क्योंकि आजकल वो डेटा साइंस वाला एरिया भी खुलने लगा है ना। तो वो हाँ हाँ। इकोनॉमिक्स और मैथ्स होने के कारण आप डेटा साइंसेस भी कर सकते हो, और कॉमर्स वाला सारा एरिया भी आपके लिए खुल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस, आई थिंक, प्रोबब्ली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पर कंप्यूटर साइंस एक अपने आप में काफी वास्ट सब्जेक्ट है, सिर्फ नहीं? पाइथन पढ़ा रहे हैं मैम, सिर्फ पाइथन अच्छा, पढ़ा रहे हैं, और वो भी 2 बेसिक लेवल्स पाइथन पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। आजकल जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होता है ना, वो 2 बेसिक लेवल तो 6 महीने में कर लेता है और उससे हम्म आगे निकल जाता है। हम्म बच्चे अपने आप एप्स, आपके गुड़गांव से ही हमारा एक स्टूडेंट है, अर्नव अरोड़ा, सन सिटी स्कूल में है। उसने पिछले 2 साल में
3 एप्स बनाए हैं जो कि आईफोन स्टोर और एंड्रॉयड स्टोर पे भी मिल रहा है। इसमें से एक प्लाज्मा डोनेशन ऐप है। तो कितना दिमाग है कि प्लाज्मा डोनेशन ऐप, कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक है। और ये उसने हमारे मेंटर के साथ मिलकर के कंसेप्चुअलाइज किया था और फिर उस ऐप को डेवलप किया। ठीक है? मतलब मेरे पास एक एक स्क्रीनशॉट है कि उसने ऐप को कैसे डेवलप किया है, सारे ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास। तो वो सोचता कैसे वो दिखता है, लेकिन ये सब कुछ ना उसने किया अपने आप है। हमने सिर्फ उसको आइडिएशन करके दिया है, स्टेप्स बताए हैं, किया उसने सब अपने आप है। जहां जहां हमें लग रहा था कि कुछ गलत कर रहा है, हम वो बताते जाते थे, वो लूप ठीक कर लेता था और बाकी सब कुछ वो अपने आप कर रहा था। ऐसा। तो ये इस वजह से कर पाया क्योंकि जब उसको 11th में पाइथन पढ़ाना शुरू किया स्कूल में, तो मजा आ गया। उसने बोला कि यार ये तो मैं 2 महीने में निपटा दूंगा, मैं आगे की पढ़ लेता हूँ। तो उसने 2 महीने में वो निपटाया, उसके बाद वो आगे की पाइथन भी पढ़ने लगा। तो उसको अभी एक जो वर्किंग प्रोफेशनल होता है, जितना पाइथन उसको आता है उतना पाइथन उसको ऑलरेडी आता है। ठीक है? तो सेम विद द गाय इन बैंगलोर जिसने 18 इंटर्नशिप्स करी है, ही इज ऑल्सो अ कोडर। उसको जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन तीनों का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो हमको कंप्यूटर लैंग्वेजेस जहां कहीं जब मर्जी हमको पढ़ने मिले, हम पढ़ेंगे। ओके, जी मैम, और कोई सवाल ठीक है। मैम? ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट सर एक्सपेंसेस बताइए। आपका, मतलब हमारा जो हम इंस्टीट्यूट जिसे जैसे प्रथम का है, तो कैसे रहता है एक्सपेंडिचर इनका आपका? सर इसमें देखिए कंपोनेंट्स डिवाइडेड है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग है, यहाँ से लेकर के अगले साल अगस्त तक की जो जर्नी होगी हमारी, की प्राइसिंग है 1,10,000। ओके। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस। उसमें आपकी चॉइस है, क्योंकि आपके 2 कंट्रीज हैं तो कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज तो आप करोगे ही करोगे। अगर आप कहते हो 5 करोगे तो 60,000 रुपीज। अगर आप करोगे 10 तो 1,29,800 रुपीज। ओके। तो ऐसे कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। आप चाहो तो इकट्ठा भी करो, पैसे हम उतने ही लेते। एक सर 70 लेते फिर हैं। इसमें, हाँ, इसमें कोचिंग, सैट की जो कोचिंग है। नहीं नहीं मैम, हम ना किसी तरह का कोचिंग का काम नहीं करते हैं। हम्म, हमारा तो डोमेस्टिक फ्रंट पे कोचिंग होता है जो कि नेशनल लेवल टेस्ट का होता है, वो एप्टीट्यूड वाले कॉमर्स वाले बच्चे देते हैं। लेकिन ना बाकी एज अ इंटरनेशनल टीम हम सिर्फ कंसल्टिंग का काम करते हैं। हम कोचिंग में इसलिए हाथ नहीं डालते क्योंकि अगर हमने कोचिंग में हाथ डाला ना, तो हमारा मन सीधा इस बात पर जाएगा कि कोचिंग में बच्चे भरो। ठीक है? नहीं, तो हमें वो नहीं करना। हम क्या तो वो, करेंगे ना, हम बता देते हैं। हम आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट देंगे पहले। बच्चा वो टेस्ट लिखेगा, हम देखेंगे बच्चा कितना पानी में है, तो जरूरत भी है या नहीं कोचिंग की। ठीक है? देखिए ओके। नॉर्मली जो साइंस वाला स्टूडेंट होता है ना, वो होता है बहुत शार्प। तो मैथ वाला पोर्शन तो वो बच्चा आराम से निकाले। प्रॉब्लम जो थोड़ी सी फेस कर सकता है वो है वर्बल वाले सेक्शन। इंग्लिश। ठीक है? तो उसका हमें देखना पड़ेगा कि उसका स्कोर कैसा आ रहा है। अगर स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होगा तब तो हमें कोचिंग की जरूरत है। अगर स्कोर मीडियम लेवल आ रहा है तो हम कोचिंग देखेंगे। और अगर बहुत लो, मतलब लो से थोड़ा ऊपर स्कोर आ रहा है, तो अच्छा। ऑनलाइन भी फ्री कोचिंग मिलती है, विच इज फ्रॉम कॉलेज बोर्ड वेबसाइट। वहां से भी मिल जाती है, तो लोग मटेरियल सॉल्व करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो कोचिंग भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये भी है, सब कुछ है। तो हम आपके एरिया में जो कोचिंग सेंटर्स हमें लगता है कि आर डूइंग वेल, we will give you the phone numbers and the connects of these people. You can go visit them, talk to them, figure out how they are, take student feedback, and then probably enroll. सेम फॉर आइल्स आल्सो, IELTS इंग्लिश सर लैंग्वेज कोचिंग टीचर। नहीं करेंगे। IELTS बिल्कुल कोचिंग नहीं करेंगे। Your kid goes to DPS 45, उसको मतलब ही नहीं है IELTS का कोचिंग करने का। तो सिर्फ हमें ये समझा देना है कि वो टेस्ट होता कैसे है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आंसर कैसे करना है। बस इतना उसको समझाना है, वो टेस्ट निकाल। ओके, ठीक है? फाइन। और कोई सर चीज? एक चीज और थी, मतलब क्योंकि आजकल जैसे देयर इज अ बूम ऑफ आईटी, कंप्यूटर्स, डेटा कोडिंग, तो जनरली ज्यादातर बच्चे उसी तरफ जा रहे हैं। अब जो 10th क्लास में बच्चा है ना, वो बड़ा, मतलब अभी ही इज नॉट वेरी मच अवेयर श्योर। कि इंटरेस्ट कहाँ है। तो अभी तक जो हमको पता है, he loves physics a lot।
मैम सॉरी थोड़ा ब्रेक मतलब हो गया एक था। बार फिजिक्स में कराएंगे मतलब यूएस उसका अमेरिका। हाँ, आई एम सेइंग कि नॉर्मली जो बूम है वो कंप्यूटर्स की तरफ है, पर जैसे मैंने अपने बेटे से बात करी, उसका फिजिक्स के लिए जो लव है वो अलग है। मतलब एक बार को तो हमें लगा था कि फिजिक्स रिसर्च में ही डाल दें, वाओ, मतलब कंप्यूटर्स शायद वो इतना नहीं लाइक करता जितना वो फिजिक्स लाइक करता है। वंडरफुल। तो कहीं हम इस सब में फिर गलत तो नहीं, या फिर हमें कोई और अप्रोच तो नहीं करनी है? नहीं 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 नहीं, देखिए आई कैन अंडरस्टैंड फॉर अ 15-year-old टू डिसाइड हिज एंटायर लाइफ टाइम इज नॉट पॉसिबल टू। तो हमारा जो ये पूरा कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम में प्रोसेसिंग ही ये है कि वी ट्राई टू फिगर आउट द इंटरेस्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, हम धीरे धीरे फिगर आउट करते हैं कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं। सो दैट इज द वे वी वर्क। सेकेंडली मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, कल ना यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ऑफर्स आए हैं 2023 फॉल के। उसमें पूरे दिल्ली में से सिर्फ 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से एक सिलेक्शन जो है वो कोटा के एक स्कूल से हुआ है। और ये बच्चा साउथ से आया था, कोटा। वो वहां पर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में उसने ऑक्सफोर्ड में एप्लीकेशन भी डाल दिया है। ठीक है, आपको पता है सिलेक्शन क्यों हुआ है? बिकॉज ही इज अनलाइक द रेस्ट, ही इज डीपली मोटिवेटेड टुवर्ड्स फिजिक्स। और उसके कोई 18 या 20 रिसर्च पेपर्स हैं जो पब्लिश हो चुके हैं। he has been constantly in love with physics, and आप उसका प्रोफाइल देखेंगे ना, पूरा प्रोफाइल चीख चीख के ये कह रहा है कि मेरे को फिजिक्स से प्यार हो गया। So Oxford is always looking at these kind of people who are deep bound in research, जिनको रिसर्च से बहुत लगाव है, right? So they gave a seat to him, okay, at Oxford, and that's how the story is. So ये जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गई, बायोलॉजी हो गया, इनकी एक अलग ही कहानी है, इनका एक अलग ही जगह है। The world over, people are still looking for these kind of people who love core subjects. मैथ्स हो गया, स्टैट हो गया, इन सब जगहों पे। So if it's not computer science, it's a great news. It's a great news. ठीक है, बिकॉज आज फिजिक्स है, कल वो रोबोटिक्स में चेंज हो सकता है। आज फिजिक्स है, कल वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज हो सकता है। सो वंस ही अंडरस्टैंड कि वो फिजिक्स का कौन सा पोर्शन उसे अच्छा लगता है, ये पहला सवाल है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है, या रेडिएशन वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, या यूनिवर्स के बारे में पढ़ना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा वाला अच्छा लगता है? आमतौर पे शुरुआत में बच्चों को अच्छा लगता है यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, तो बच्चा बोलता है मैं जाके स्पेस में काम करूंगा, ठीक है ना, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ूंगा मैं। सुनने में बड़ा कूल लगता है ना कि एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ूंगा, नासा जाऊंगा एंड ऑल दैट। तो ये शुरुआत में होता है। धीरे धीरे वो बच्चा रियलाइज करता है कि देयर आर ओनली 10 people who will get accepted at NASA. They might not even allow a non-American to work in NASA. So there might be n number of things. Then they start boiling down कि मैं और क्या कर सकता हूँ, and then they look at different things. So robotics हो गया, mechatronics हो गया, mechatronics भी बड़ी चीज है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ दे रहे हैं, राइट? फिर IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ऐसी कई सारी चीजों में धीरे धीरे लोग इन्वॉल्व करते हैं। So even if you ask Sundar Pichai, na, he was not very clear after his 10th as to what he has to do in life, right? Only after he finished his Stanford degree, he probably realized that what is he heading. So basically, we want to ask is कि at this point only we have to tell you or we have to decide that the child is going to have computer sciences, or we will decide around the application नहीं देखिए, date. नहीं, हम जब काम करना शुरू करेंगे, उसके 1 महीने के बाद हम आपको बताएंगे Okay. कि ये स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहेगा। ठीक है, ठीक. तो दिस इज आवर जॉब टू टेल यू हम Right. क्या पढ़ना चाहिए। तो जो यूनिवर्सिटी की प्लानिंग है वो अगले साल मंथ ऑफ मई या जून से हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक तो हमारा सब्जेक्ट रिडीम हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा, हमें बस यूनिवर्सिटी डिफाइन करना Fine. है, ऐसे हो। सो यू डोंट वरी फ्रॉम योर Hmm. एनीथिंग एल्स दैट आई कैन आंसर। Hello. Great. So where is your office, sir? मतलब in Gurgaon or in Delhi? Sir, I am right now based in Delhi, but we have an office in Gurgaon also, जो कि गलेरिया के पास है। Okay. So I keep coming on and off. Okay, that's how it is. But majorly I sit at my head office and I keep traveling across the country. So that is how it is. But we have around about 28 offices in Delhi NCR
and beyond that also. So we have an office in Lucknow, Jaipur, Chandigarh, and now we are looking to open up in Bangalore. So that is how we are, and we are a 15-year-old company. We have been in Gurgaon for almost 10 years now, that way. So that is how. Okay. And when are we going to get back to you after the boards or at what सर time? ये एक चीज मैं आपको आज थोड़ा सा ये वो कर देता हूँ। देखो, जब आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में चले गए, कनेक्टिकट में चले गए या स्टैनफोर्ड में चले गए, तो वहां एक वक्त पर ना आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा हो। तो सुबह आपका असाइनमेंट भी है, दोपहर को आपका एग्जाम भी है, शाम को आपका प्रेजेंटेशन भी है, और ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना सीखना पड़ेगा। This is the Okay. first board. I understand it's a very critical juncture. But right now, what we need to do is कि boards के बाद जो competitions होने हैं, उसकी registration start हो गई है। हम वो registrations complete कर लेंगे। Okay? बोर्ड्स के लिए हम प्रॉपर ब्रेक देंगे, लेकिन बोर्ड से पहले हम बच्चे को समझना चाहेंगे ताकि हम अपना होमवर्क कर सकें। सो हम एक मीटिंग रखेंगे, उसमें हम बच्चे को थोड़ा समझेंगे, एक असेसमेंट देंगे, उसको एक सैट का डायग्नोस्टिक करवाएंगे, और उसको कुछ हम इवेंट्स में रजिस्टर करा के अभी के लिए हम उसको 10-15 दिनों के लिए हम काम करेंगे उसके साथ, फिर हम उसको छोड़ देंगे। फिर हम उससे कहेंगे कि बोर्ड्स दे लो, बोर्ड्स के बाद फिर हम दोबारा तुमसे मिलेंगे। जैसे ही बोर्ड्स खत्म होगा, उसके अगले दिन से फिर हम प्रोजेक्ट्स रोल आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 10-15 दिन है, ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि दो चीजें हैं इसमें। एक तो प्री रजिस्ट्रेशन है, दूसरा बच्चे को समझना है, और तीसरा बच्चे को ये समझाना भी जरूरी है that you have to juggle between 2 or 3 things most of your life, right? That is very important. और एग्जाम की थोड़ी गाइडेंस भी करेंगे that how are we looking at the exam, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम, कितने मार्क्स चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए, कैसे लाओगे, तुम्हारी प्लानिंग क्या है, किस तरह तुम अटेम्प्ट करने वाले हो। सो अभी हम फिलहाल बोर्ड फोकस्ड प्लस थोड़ा सा आउटसाइड बोर्ड हम देखेंगे, that's how. बाद फिर हम काम, so that is how. So 2 weeks later, around 1 hour per day, or because नहीं, अभी 2 वीक्स में सर उसको सिर्फ हम प्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, okay, लेकिन उसको काम हम fine. कुछ भी नहीं दे रहे। काम जो हम देंगे वो बोर्ड्स के बाद का काम देंगे, हम वो काम Bye. अभी से रजिस्टर ठीक। करके रख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स तो की प्लानिंग कर ले सर रहे हैं। हमें कैसे आपको सॉरी मैम, सॉरी हम आपको मैम, आपकी ना इंटरनेट ब्रेक हो रही है, सॉरी। हेलो। हाँ, हाँ सर, मतलब कि अब बच्चे के साथ, हेलो सॉरी, जी 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 मैम, जी बच्चे मैम, के जी मैम। साथ अब आपके साथ कब स्टार्ट करें? मैम हम शुरू कर सकते हैं मंडे से, अ, और जो आने वाला मंडे है, अच्छा। हम्म। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे, मंडे वेडनेसडे। तो कल ही है। हाँ मैम, वही मंडे से स्टार्ट करेंगे, और मंडे से हम थोड़ा थोड़ा उसको असेसमेंट दे करके समझ लेंगे। फिर हम थर्सडे एक बार दोबारा उससे बात करेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट्स हम डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ रजिस्ट्रेशंस करने हैं, वो थ्रू आउट द वीक चलता रहेगा। कर कुरा के आई थिंक अगले मंडे एक बार और मिलेंगे, दैट्स इट। 2 बार हम अभी मिलेंगे उससे, क्योंकि हमको एक बार डिसाइड करना है, उसका सब्जेक्ट और स्ट्रीम डिसाइड करना है हमको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमें कहीं पे अभी आना है या ना ना आप ना अभी? हाँ। मैम, ये सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होगी, सारा काम ऑनलाइन होगा। सिर्फ जो प्रोजेक्ट हम उसको देंगे जो कम्युनिटी सर्विस वाला है, वो शायद फिजिकल होगा, वो हम गुड़गांव में ही ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज, अदरवाइज आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। 100% मीटिंग्स आपकी ऑनलाइन ही ठीक है, होगी, तो दैट इज हाउ। तो सर फिर कल मीटिंग का टाइम, मैं अभी मतलब थोड़ी आप देर में लिंक। मैम, जैसे ही आपका एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मैं इमीडिएटली आपको कल का जूम लिंक टाइम के साथ आपको मैं भेज दूंगा। फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के भी पार्ट हो जाएंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट। okay. ठीक है। And for enrollment process, we have to ask Ms. Pathania only. हाँ हाँ सर, अभी Okay. एनरोलमेंट प्रोसेस ऐसा है कि यू विल पे 20,000 और 30,000 रुपीज अपफ्रंट। रिमेनिंग आपकी इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट्स हैं, जो कि क्वार्टरली होती है। तो उसका भी प्लान आ जाएगा 5 मिनट में आपके पास, तो वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से पे करना है। अपफ्रंट आप 20, 25,000, 30,000 जो भी आपको ठीक लगता हो, वो पे करके आप स्टार्ट कर सकते
बाकी जो भी है वो अगले क्वार्टर में आपको पे करना है, इस क्वार्टर में नहीं करना है। ठीक है, तो अभी ठीक है 5-10 मिनट में मैं आपको एक मेल भेजूंगा दैट विल हैव द एंटायर स्कोप ऑफ सर्विस, जो मैंने बोला है वर्बली, या रिटन फॉर्मेट में आपके सामने होगा, विथ द implications ऑफ द फाइनेंशियल्स एंड द बैंक डिटेल्स, प्लस हम आपको एक पेटीएम का लिंक भी सेंड कर रहे हैं। तो आप जैसे चाहें, आप आरटीजीएस करना चाहें, नेफ्ट करना चाहें, या आप पेटीएम से करना चाहें, जैसे आप चाहें, फील कंफर्टेबल। हाँ, so fine, ठीक, I'll get back to you in a day because we are just absorbing the things that we I don't understand completely. I'm with you. No worries on that front. Okay? No worries on that front. Fine, Thank fine, you. thanks. Thank you. Thanks. Thank you. थैंक यू sir. थैंक यू फॉर टाइम Thanks. रुक जाओ